Hello everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं टेट एग्जाम, जिसे शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2024 तक अब तक विगत 10 सालों में साइंस सब्जेक्ट से, विज्ञान संकाय से जितने भी सवाल आए हुए हैं वो सारा कुछ हम डिटेल से देखेंगे। चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम ईयर वाइज करेंगे। पहला सेशन हमारा होगा वर्ष 2012 का, फिर 14, फिर 16, ऐसे ही हम पिछले 10 सालों में जितने भी सवाल पूछे गए वो सारा कुछ डिटेल से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल होने वाला है आपके साइंस सब्जेक्ट से जो सवाल आए हुए थे टेट एग्जाम में वर्ष 2012 में। इसमें पहला सवाल था, मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला, क्या नियंत्रण करने वाला? परासरण नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए जमाशय, बी यकृत, सी वृक्क या डी फेफड़े। परासरण नियंत्रण मानव शरीर में कौन करता है? वृक्क करता है, जिसे किडनी के नाम से आप जानते हैं इंग्लिश में। कैसे करता है ये परासरण नियंत्रण? वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपने सुना होगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जिससे क्या होता है शरीर में परासरण नियंत्रण होता है। किसमें? मानव शरीर में। चलिए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ये ऑप्शन ए इज एथिलीन, बी एथेन, सी मेथेन या डी एसिटिलीन। देखिए पॉलीथीन किसका है? एथिलीन का क्या होता है? ये बहुलक होता है। एथिलीन से आप क्या समझते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये केमिस्ट्री का सवाल है। ये क्या हो गया आपका? एथिलीन। एथिलीन जब n नंबर्स में पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होती है, तब क्या होता है? देखिए n नंबर्स हो जाएंगे CH2 बॉन्ड्स के, C ऐसे ये कितने n नंबर्स में हो जाएंगे, तो फिर क्या बनेगा? इससे आपका पॉलीथीन बनेगा। ये फॉर्मूला किसका है? पॉलीथीन का। ये CH3 से जुड़ा होगा कार्बन और यहाँ पे CH2 बॉन्ड, तो ये क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया। किससे बना? ये किसका स्ट्रक्चर है? पॉलीथीन। किससे बना? एथिलीन से बना। तो एथिलीन से क्या बनता है? पॉलीथीन। ये n नंबर्स में जब ये बॉन्ड्स आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 96, नेक्स्ट क्वेश्चन। कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या होता है? ए कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना, बी खनिज लवण प्राप्त करना, सी CO2 गैस प्राप्त करना या डी नाइट्रोजन प्राप्त करना। जब कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं तो इससे उन्हें क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। तो उनका उद्देश्य क्या हो जाता है? नाइट्रोजन प्राप्त करना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। ब्रोमीन जिसका क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर होता है 35 और मास क्या हो गया? 80। माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमको क्या करना है? बताना है। सिंस देखिए ब्रोमीन का हमको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35 होता है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो मैं आपको साइड में बता देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इज इट विजिबल? ओके, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ब्रोमीन 35 होता है। अब देखिए जब किसी भी एलिमेंट का आपको क्या निकालना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने होते हैं, तो वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे?
प्रोटॉन निकालने को बोला गया 35। सिंस यहाँ पे एक माइनस भी लगा हुआ है तो आगे हम बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 1 हो जाएगा जिसे 36। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, किस में, ब्रोमीन में। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर हमारे स्ट्रक्चर के लिए, मास नंबर से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। मास कितना दिया हुआ है 80। देखिए न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे, मास नंबर से किसको माइनस करेंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब माइनस होगा मास नंबर से तो क्या आ जाएगा 80 माइनस 35। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 45। अब देखिए हमसे क्या क्या पूछा गया है, न्यूट्रॉन हमारा आ रहा है 45। सीक्वेंस आप देख लेंगे, सबसे पहला क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है 35 है, ठीक है। हमारे दो ऑप्शन में प्रोटॉन 35 दिया हुआ है, 35, बाकी दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन है 36, इलेक्ट्रॉन 36 है, यहाँ पे 45 दे दिया हुआ है। चलिए न्यूट्रॉन क्या है 45, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि जब आपको प्रोटॉन निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या लगेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादल रहित रातों में आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली रातें अधिक गर्म होती है क्योंकि। चलिए बताएंगे इसका आंसर। बादल रहित रातों में क्या होता है, आकाश की अपेक्षा बादल छाए वाली रातों में अत्यधिक गर्मी होती, क्योंकि क्या करते हैं, जो बादल रहित रातें होती है वो उष्मा के कुचालक की भांति कार्य करती है। अब उष्मा का कुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, जो अपने से होकर उष्मा को जाने नहीं देते, उष्मा को आसानी से जाने नहीं देंगे। वहीं सुचालक क्या होते हैं, जो अपने में से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं। तो उष्मा को जो जाने देंगे वो हो जाएंगे सुचालक, जो नहीं जाने देंगे वो कुचालक। तो क्या हो जाएगा, बादल किसकी भांति कार्य करते हैं, कुचालक की भांति कार्य करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए, दंड चुंबकों की चुंबकीय क्षमता क्या होती है, ए ध्रुवों पर अधिक, बी मध्य पर अधिक, सी उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, या डी सभी स्थान पर एक समान होती है। देखिए दंड चुंबक के लिए क्या हो जाता है आपका, इसमें जो चुंबकीय अवस्थाएं होंगी वो, ये क्या होता है, रेक्टेंगल पीस ऑफ मैग्नेट होता है। ये देखिए ऐसा, ये पीस ऑफ मैग्नेट में क्या होता है, जो आपके ध्रुव होंगे ना, होता है ना नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पे क्या होती, चुंबकीय क्षमता अधिक होती, तो क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिक होगी दंड चुंबकों में। इसको आप दंड चुंबक कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी हो तो उस गति को क्या कहेंगे। देखिए यदि कोई पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इनमें से कोई भी गति नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर शून्य दिया होता ऑप्शन में तो आप लोग कंसीडर करते। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। देखेंगे हेलोजन एंटीसेप्टिक क्या होता है, ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या डी आयोडीन। हेलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में क्या कार्य करता है, आयोडीन कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जब हम साइंस का सवाल देखते हैं ना तो इसमें आपका बायोलॉजी भी आएगा, फिजिक्स के सवाल भी देखने को मिलेंगे और केमिस्ट्री के भी। चलिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है,
स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। ए, संचरण हेतु ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ये करेक्ट है। जो ध्वनि तरंग होती है इसको क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। किसको नहीं होती, प्रकाश तरंग को नहीं होती माध्यम की आवश्यकता। चलिए, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसका देख रहे हैं हम, प्रकाश का वेग देख रहे हैं, जो कि ध्वनि के वेग से 8.8 लाख गुना क्या होता है, अधिक होता है। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि ध्वनि का वेग अधिक होगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। चलिए, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती, करेक्ट है। प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग हमेशा क्या होगा, प्रकाश के वेग से कम होगा, प्रकाश का वेग अधिक होता है। चलिए, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु कौन सा है। ए, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, टेटनस का क्या होता है, विषाणु होता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगला हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये किसके लिए होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपका टाइफॉइड के लिए होता है, ये टाइफॉइड के लिए होता है। अगला है बैसिलस सबटिलिसिस। तो आपका क्या हो जाएगा, हमारे लिए खाद्य विषाक्तता के लिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होगा। आप याद रखेंगे किसके लिए कौन सा विषाणु हमेशा पूछा जाता है साइंस में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 116। वस्तुओं की वर्तमान अवस्था जो कि स्थिर या गतिमान है, ना बदल सकने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम से समझाया जा सकता है। ये ऑप्शंस आर, ए बल का नियम, बी प्रतिक्रिया का नियम, सी जड़त्व का नियम, या डी इनमें से कोई नहीं। स्थिर या गतिमान क्या होता है, जड़त्व का नियम। इसे जाना जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ से प्रथम नियम, जो क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान ही रहेगी। जब तक कोई आउटर फोर्स, बाहरी जो बल है, बाह्य बल उस पर अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक वो क्या रहेगी, उसी अवस्था में रहेगी जिसमें वो है। तो इसे क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है, स्थिर या गतिमान, ना बदल सकने वाला गुण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 117। निम्न लवणों में से किसकी क्रिस्टलीय जल अणु किसमें उपस्थित नहीं है। क्रिस्टलीय जल अणु, देखिए पहला दिया हुआ है नीला थोथा। नीला थोथा क्या होता है, इसे किस नाम से जाना कि क्या होता है, फॉर्मूला इसका CuSO4 इंटू, इसमें आपका H2O पाया जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O आपका नीला थोथा हो जाएगा। खाने के सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, किसे, खाने के सोडा को। अगला हमारा क्या है, धावन सोडा। धावन सोडा को वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें भी आपका क्या दिख गया, H2O दिख गया, जल के अणु दिख गए, इंटू क्या हो जाएगा 10H2O। वहीं जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला जिप्सम का आपका हो जाएगा CaSO4 इंटू H2 और 2H2O। तो क्या हो गया हमारा, देखिए आपको नीला थोथा में दिख रहा है H2O, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। धावन सोडा में दिख रहा है H2O, ये भी एलिमिनेट हो गया। जिप्सम में दिख रहा है H2O, ये भी एलिमिनेट हो गया। किस में क्रिस्टलीय जल अणु नहीं है, NaHCO3, जिसे खाने के सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या नहीं है, क्रिस्टलीय जल अणु नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खाने का सोडा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा के संचारण में माध्यम की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं होती है। ए चालन, बी विकिरण, सी संवहन या डी इनमें से कोई नहीं। किसमें ऊष्मा के चालन की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण में नहीं होती है। क्या होता है विकिरण? विकिरण में क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन में होगी, संवहन में होगी, और इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता। देखिए आपका चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य किरण के समय क्या सत्य है? सूर्य ग्रहण के समय चलिए देखेंगे। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें स्थिति कैसी होती है? पहला हो जाएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य होता है। अगला हो जाएगा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है। नेक्स्ट है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सूर्य ग्रहण जब लगता है तब क्या होता है? चंद्रमा जो होता है वो आपका यहाँ पे ये हो गया सन, ये हो गया आपका अर्थ, इसके बीच में क्या आ जाता है? चांद। तो क्या हो गया? चंद्रमा किसके बीच होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच होगा। ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 126। एक इंजन खड़े हुए स्थिर पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजाते हुए आती है तो पर्यवेक्षक को क्या महसूस होता है? देखिए आप अगर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से इंजन हॉर्न देते हुए आ रही है तो क्या होगा? ये कोई मनुष्य है। आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति अधिक होगी, तीव्रता अधिक होगी, तीव्रता कम होगी। क्या हो जाएगी? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में से किस संचार तरंग के बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है? संचार तरंग जिसकी बैंड चौड़ाई सबसे अधिक है। ए अंतरिक्ष संचार, बी प्रकाशिक तंतु संचार, सी लाइन संचार, या डी उपग्रह संचार। किसकी चौड़ाई सबसे अधिक होती है? प्रकाशिक तंतु संचार की। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला क्या पूछा है? रोग पूछा गया है। ए रिकेट्स, बी क्या हो जाएगा? स्कर्वी, सी रतौंधी, और क्या हो जाएगा? क्वाशियोकर। देखिए रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी होता है विटामिन सी की, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, जिसे जाना जाता है नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से। रतौंधी को किसके नाम से जाना जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। तो क्या हो जाएगा हमारे? ये तीनों तो हो गए विटामिन से होने वाले। हमसे पूछा क्या है? प्रोटीन की कमी से। तो क्वाशियोकर क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसे माल न्यूट्रिशन के नाम से जाना तक। कुपोषण आपने सुना होगा ना, माल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। माल न्यूट्रिशन। तो ये किसकी कमी से हो गया? क्वाशियोकर रोग प्रोटीन की कमी से हो गया। कुपोषित बच्चे आपने देखा होगा जिनको खाने को नहीं मिलता है, बहुत पतले दुबले से होते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्वाशियोकर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोकर। बाकी सभी रिकेट्स होता है विटामिन डी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए से। बाकी सारे विटामिन से थे, ये किससे था? प्रोटीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि। इसके पहले हमने देखा था कुचालक सुचालक क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। कुचालक वे होते हैं जो अपने में से ऊष्मा को होकर आसानी से जाने नहीं देंगे। सुचालक क्या होते हैं? जो अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं। बैड कंडक्टर होते हैं क्या? कुचालक बैड कंडक्टर। और आपके गुड कंडक्टर या कंडक्टर में कौन आ जाते हैं? कंडक्टर में सुचालक। तो देखते हैं लकड़ी कुचालक क्यों होता है। ए उसमें बहुत अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी उसमें बहुत मुक्त क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। सी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लकड़ी कुचालक इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से संचार उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ए 36,000 किलोमीटर, बी 3600 किलोमीटर,
सी 37,000 किलोमीटर या डी 31,000 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से संचार उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त यौगिकों की पहचान करनी है। देखिए प्रोपेन क्या होता है, संतृप्त यौगिक होता है। प्रोपीन आपका हो जाएगा असंतृप्त, वही प्रोपाइन आपका हो जाएगा असंतृप्त। क्लोरोप्रोपेन क्या होता है, संतृप्त होता है। तो हमारे पास क्या क्या आ गए, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों प्रोपीन और प्रोपाइन क्या होंगे, असंतृप्त यौगिक के अंतर्गत आते हैं। चलिए, एक समान वृत्तीय गति में अचर क्या होता है, ए चाल, बी रेखीय वेग, सी त्वरण या अभिकेंद्रीय बल। एक समान जब वृत्तीय गति हो रही है तो अचर क्या हो जाएगा, चाल हो जाता है, बाकी सब क्या होंगे, चर होंगे। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विक्षेपण या डी विचलन। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वही परावर्तन क्या कहलाता है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार सतह या किसी कांच से टकराता है तो वह अपने ही जिस माध्यम से वो जाता हुआ तो उसी माध्यम में क्या होता है, मुड़ जाता है, उसी माध्यम में मुड़ जाता है जिससे वो जाता हुआ होता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। वहीं विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है। जब प्रकाश की किरण, ये है प्रकाश की किरण, अब मैं आपको इधर बता देती हूँ, क्या देख रहे हैं हम, विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती। विबग्योर आपने पढ़ा होगा ना, विबग्योर जिसे जाना जाता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सभी में क्या हो जाती है, इन 7 रंगों में क्या हो जाएगी, वायलेट, इंडिगो, फिर क्या हो जाएगा, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो ये सब में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, विबग्योर के नाम से आप जान सकते हैं। तो ये जब 7 रंगों में क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। ओ, इट वाज नॉट विजिबल, देखिए अभी दिखाई दे रहा है। प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराकर जब 7 रंगों में विभक्त होती तो उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। ये देखिए मैंने बताया, ये प्रकाश की किरण है, प्रिज्म से टकरा रही, 7 रंगों में विभक्त हो गई, प्रकाश का क्या हो गया, विक्षेपण हो गया। वहीं प्रकाश का क्या देखा, अच्छा ये विक्षेपण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। किन्होंने की है प्रकाश के विक्षेपण की खोज, न्यूटन ने की है। चलिए, वही हमारा अगला ऑप्शन क्या था, विचलन। विचलन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो क्या होती है, अपने मार्ग से ही विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रवेश करते समय ही मार्ग से विचलित हो जाएगी, तो वो विचलन कहलाता है। प्रवेश करते समय ही मार्ग से विचलित हो जाती है, तो ये विचलन, ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। चलिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयोगी भाग कौन सा होता है। ए आपका हो जाएगा जड़ का अर्घ भाग, बी तने का अर्घ भाग, सी पराग मातृ कोशिका या भ्रूणपोष। सबसे उपयोगी भाग कौन सा होता है, पराग मातृ कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, मातृ कोशिका में होता है, इसलिए अध्ययन के लिए क्या हो जाएगा,
इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए, एक अवतल दर्पण का फोकस होता है, ए आभासी बी वास्तविक सी उपरोक्त दोनों संभव है या डी नहीं कहा जा सकता। अवतल दर्पण का फोकस जो होगा वो आभासी और वास्तविक दोनों हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है हमारा, घरों में विद्युत मीटर में दिखाए जाने वाले यूनिट, आपके घर में लगा हुआ होगा ना, तो उसमें यूनिट किस में उसको मापा जाता है, ए वोल्ट में, बी वॉट में, सी किलोवाट में या डी किलोवाट घंटे में, किस में होता है उसका मेजरमेंट, किलोवाट घंटे में होता है। अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र कहाँ पे होता है, ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक या डी गोल्गी कॉय। क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए, प्रेरक भट्टियों में उपयोग होने वाली धारा कौन सी होती है, ए भंवर धारा, बी डीसी धारा, सी एसी धारा या डी इनमें से कोई नहीं। प्रेरक भट्टियों में कौन सी धारा होती है, भंवर धाराएं होती है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा 2012 में जितने भी साइंस में सवाल थे वो खत्म होते। अब हम चलेंगे किसके तरफ, वर्ष 2014 की तरफ। चलिए देखेंगे वर्ष 2014 में जितने भी सवाल आपके आए हुए हैं, किसमें, टेट में। चलिए शुरू करेंगे। पहला सवाल है हमारा, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, 6.25 इंटू 10⁻18। हमेशा से आपने पढ़ा हुआ है ये। चलिए, जिस इंटरनेट सुविधा से आप दूर, अच्छा ये कंप्यूटर का सवाल है, यहाँ पे आ गया। कंप्यूटर में लॉग ऑन करते हैं उसका नाम क्या होता है, टेलनेट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, डेटा का ऐसा संग्रहण, ये भी कंप्यूटर का सवाल आ गया, देख लेते हैं। डेटा का ऐसा संग्रहण जो एक व्यवस्थित रूप से एक इकाई की तरह एक स्थान पर स्टोर किया जाता है, डेटाबेस कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा आ गया साइंस का सवाल। दिए गए चित्र में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, ये हाइड्रिला वाला एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल में किया होगा ना, सब लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे हाइड्रिला के पौधे में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है वो CO2 की उपलब्धता कराता है, और CO2 बढ़ने से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 127। नेक्स्ट हमारा सवाल होगा, निम्न में से रोग व कारक का कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। रोग दिया हुआ है और वो किससे होता है ये दिया हुआ है, कौन सा सही नहीं है बताना है। आलू का वॉट रोग, सिनकाइट्रियम एंड्रोबायोटिकम, ये करेक्ट है। आलू में जो वॉट रोग होता है वो किससे होता है, इससे होता है। आगे हो जाएगा, हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी से, ये भी आपने पढ़ा है बचपन में। पोलियो होता है कॉक्सिलिया बर्टेनी से, ये रॉन्ग है। पोलियो पोलियो वायरस से होता है, किससे होता है, पोलियो वायरस से। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्षय रोग किससे होता है, माइट्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। चलिए, कैरोसिन ऑयल, तारपीन का तेल व पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47, 1.33 हैं। इसमें से किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। देखिए, पानी के लिए कितना दिया हुआ है, 1.33, ऑयल के लिए दिया हुआ है 1.47, तारपीन के लिए क्या दिया हुआ है आपका, ऑयल के लिए दिया हुआ है 1.44, तारपीन के तेल के लिए दिया हुआ है 1.47 और पानी के लिए क्या दिया है 1.33। तो प्रकाश की चाल किसमें अधिक होती है, पानी में अधिक होगी। सबसे कम जिसका क्या हो जाएगा अपवर्तनांक, उसमें क्या होगी, प्रकाश का क्या होगा, चाल सबसे अधिक होगी। आगे बढ़ेंगे, नीचे दिए हुए मानव शरीर के अंग और उनसे
स्त्रावित होने वाले रस का क्या करना है, हमको मिलान करना है। कौन से आप कह सकते हैं अंग से कौन सा रस श्रावित होता है। अमाशय से क्या श्रावित होता है, जठर रस श्रावित होता है। यकृत से होता है पित्त रस, अग्नाशय से होता है अग्नाशय रस, और छोटी आंत से क्या होता है, आंत्रिय रस। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 2, 3, 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, सुनामी उत्पन्न होती है, सुनामी किस कारण से आती है, देखते हैं। ए, समुद्र में आए हुए भूकंप के कारण पानी की ऊंची ऊंची लहरें होती है। बी, समुद्र के तापमान में वृद्धि होकर गर्म वायु के उठने से। सी, वायुमंडल में विक्षोभ पैदा होने से। या डी, समुद्र में डाले गए नाभिकीय कचरे से। देखिए, जो भूकंप होता है, सुनामी होती, वो समुद्र में आए हुए भूकंप से जो लहरें उठती बहुत तेज, उसके कारण आती है क्या, सुनामी। आगे बढ़ेंगे, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2। अच्छा, आप लास्ट देखिएगा, 4s1 और क्या 3d5 है। तो ये किस ब्लॉक और किस आवर्त में होगा, देखिए लास्ट हमको दिख रहा है कि D5 है, तो D आपका ब्लॉक हो गया सबसे पहले तो। और आप करेंगे क्या, S1 में है और क्या है, D5 में, तो 5 - 1 आपका क्या हो जाएगा, 4, चतुर्थ आवर्त। D ब्लॉक और चतुर्थ आवर्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 132, मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। ये ऑप्शंस आर, ए 15 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, बी 20,000 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज, सी 10 हर्ट्ज टू 25 हर्ट्ज, या डी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मानव जो कान है, नॉर्मल जो काम करता है, वो कितनी आवृत्ति सुन सकता है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, रक्त में उपस्थित डैश के कारण रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है, ए हीमोग्लोबिन, बी श्वेत रुधिर कणिकाएं, सी क्या हो जाएगा, लाल रुधिर कणिका, या डी पट्टिकाणु किसके कारण बनता है। ये देखिए आपका ये वाइट ब्लड सेल्स हो गए, इसके कारण तो नहीं होता है। हेमोग्लोबिन HB के कारण भी नहीं होता है। आपका रेड ब्लड सेल्स के कारण भी नहीं होता। किसके कारण होता है, पट्टिकाणु के कारण होता है, जो रेड ब्लड में क्या बनते हैं, क्लॉट्स बनते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 135, जल में घुलनशील विटामिन का युग्म होता है। देखिए, इसके लिए मैं बता दूं, जल में घुलनशील विटामिन के लिए आप क्या पढ़ेंगे, विटामिन BC पढ़ेंगे, और अघुलनशील के लिए आप क्या पढ़ेंगे, ADEK। ये याद रख लेंगे, एकदम गांठ बांध के याद रख लेंगे। अघुलनशील, जल में अघुलनशील विटामिन होता है विटामिन ADEK, वहीं घुलनशील होता है BC। हमारे ऑप्शन में देखिए, जहाँ पे भी ADEK होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमसे घुलनशील पूछा गया है। ADDK भी है यहाँ पे, A और E, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन BC। BC क्या है हमारा, घुलनशील है। याद रख लीजिएगा, BC घुलनशील, ADEK क्या, अघुलनशील। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम क्या है। देखिए, वैज्ञानिक विधि में क्या होता है, सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, तो पहला क्या हो जाएगा, समस्या आना चाहिए। वैज्ञानिक विधि में फर्स्ट स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप हो जाता है वैज्ञानिक विधि का कि समस्या के बाद उसके बारे में क्या किया जाता है, परिकल्पना की जाती है। फिर क्या होता है, परिकल्पना के बाद प्रयोग द्वारा क्या किया जाता है, उसका एक्सपेरिमेंट होगा, और प्रयोग के बाद क्या होता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये क्या है, वैज्ञानिक विधि के चरण है, जिसमें समस्या की पहचान होगी, उस पर परिकल्पना होगी कि कैसे उस पर प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, और फिर इन सब प्रयोग के बाद क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष। तो ये स्टेप जहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ सबसे पहला समस्या है, फिर प्रयोग दे दिया है, समस्या के बाद प्रयोग नहीं होगा, समस्या है, परिकल्पना है, प्रयोग है और निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर
मन और आत्मा का पूर्ण विकास। किन्होंने ये कथन दिया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी जॉन ड्यूवी या प्रोफेसर बागले। किनका स्टेटमेंट है ये? महात्मा गांधी जी का है। इन्होंने बोला था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन, आत्मा सभी का विकास। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 138। एल्यूमिनियम प्लस 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 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? चलिए सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का हमको क्या पता है? 13 होता है क्या एटॉमिक नंबर। तो हम कैसे देखेंगे? देखिए एल्यूमिनियम 3+ है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसका 10 हो जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? निकाल लिए जाएंगे। अब कैसे ये फिल करेंगे इसको हम? 2 8। तो 2 8 कहाँ पे है? 2 8 ऑप्शन नंबर बी। आप ये नहीं करेंगे ना 2 8 3, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। 13 के हिसाब से ऐसे नहीं डाल देना। तो 10 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 and 8। चलिए अगला सवाल है, तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर क्या कौन सी गैस प्राप्त होती है? तांबे की छीलन को जब सांद्र आपका HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? SO2 मिलता है। चलिए अगला सवाल है, एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl जो होता है उसकी क्रिया कराने से क्या होती? सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है, ठीक है, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी कौन से रंग का हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है। तो वह धातु लवण कौन सा होगा? ए धातु कार्बोनेट, बी धातु सल्फेट, सी धातु नाइट्रेट या डी क्या हो जाएगा? धातु क्लोराइड। जब एक आप लवण में क्या करेंगे? तनु HCl डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सनसनाहट के साथ गैस निकालेगा और रंग क्या हो जाएगा? दूधिया। वो किसके कारण होता है? धातु कार्बोनेट के कारण होता है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला? याद कर लेंगे इसको बहुत अच्छे से। CuSO4 इंटू H2O ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा हमारा? CuSO4 इंटू CaSO4 इंटू H2O ट्वाइस। ये देखिए H2O एक बार दिया है, यहाँ पे 2H2O दिया है, H2O ट्वाइस कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 इंटू H2O ट्वाइस। चलिए विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की योग्यता को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक होगा? ए कमजोर छात्रों को मदद के लिए प्रेरित करना, बी उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, सी नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसे मदद करना या डी स्व अधिगम के लिए निर्देशित करना। क्या करना होगा? देखिए कमजोर छात्रों के साथ उसे बिठाएंगे या उनके मदद के लिए प्रेरित करेंगे तो कमजोर छात्र क्या होंगे? इवॉल्व करेंगे। तो हमको क्या करना है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की योग्यताओं को बढ़ाना है। क्लास मॉनिटर बनाने से भी उनकी योग्यता में कोई विकास होगा क्या? नहीं। नवीन परियोजनाओं में जब वो बच्चे काम करेंगे जो कि प्रतिभाशाली हैं तो उन्हें क्या होगा? उनकी योग्यताओं के निर्माण में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त नवाचारों और उनके प्रवर्तकों को सुमेलित करना है। निरीक्षित अध्ययन किन्होंने किया था? डेजी मॉर्विन ने किया था। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन किन्होंने किया था? थॉमसन F गिलबर्ट ने किया था। अगला है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किन्होंने किया है? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किया है क्राउडर ने। अगला है हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्कीनर ने। तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से? 4 3 2 and 1 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक? शाकाहारी खाद्य श्रृंखला में होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि क्या करते हैं? ग्रीन जो होता है ना, घास और ये सब सारी चीज़ें वो खाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण और प्रबंधन का प्रमुख उपाय
क्या होता है? अजैविक अपशिष्ट के बारे में पूछा गया है। पहला, मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। दूसरा, पूर्णतः जला देना चाहिए। तीसरा, पुनः चक्रण केंद्रों में भेजना चाहिए। चौथा, नाली में फेंक देना चाहिए। अजैविक अपशिष्ट पदार्थ में आपके क्या आ जाते हैं? जो जैविक नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक आ जाता है अजैविक पदार्थों में। तो इन्हें क्या करना चाहिए? पुनः चक्रण केंद्रों में भेज देना चाहिए। देखिए, मिट्टी के अंदर दबाने से, जो प्लास्टिक को ही हम कंसीडर करके चलते हैं, प्लास्टिक को अगर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? जन्मों जन्मों तक वो डिग्रेडेट नहीं होगा। पूर्णतः जला देने से पॉल्यूशन होगा, नाली में फेंक देने से भी पॉल्यूशन होगा। तो क्या करना चाहिए? रिसाइकिल करना ही इसका उपाय होता है। अगला सवाल है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, प्रकाश के ध्रुवन के कारण या विकिरण के कारण। स्वच्छ आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का क्या होता है? प्रकिरणन होता है। किसमें? स्वच्छ आकाश में। चलिए, अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है? अनार जो आप पोमेग्रेनेट खाते हैं ना, वो कौन सा भाग खाते हैं? फल भित्ति, अंतःफल भित्ति, मांसल, बीज, चोल या बीजांडसन? फल भित्ति नहीं खाया जाता, अंतःफल भित्ति नहीं खाया जाता, बीजांडसन नहीं खाया जाता। क्या खाया जाता है? मांसल, बीज, चोल खाया जाता है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अमोनिया और डैश की क्रिया से यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। अब इस यूरोट्रोपिन का उपयोग किस में करते हैं? मूत्र संबंधी रोगों के उपचार में करते हैं। तो देखा जाएगा, अमोनिया और किसकी क्रिया से? ए एसीटोन, बी एसिटल्डिहाइड, सी फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटिक एसिड? अमोनिया और किसकी क्रिया से प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। अगला सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किसको किस में परिवर्तित करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती है जो वो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम क्या होगा? देखिए, पृथ्वी से सबसे पहला क्या होता है? ट्रोफोस्फियर होता है। ट्रोफोस्फियर होता है। इसके ऊपर क्या होता है? ट्रोफोस्फियर के ऊपर क्या होगा आपका? हमारा हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटो के ऊपर क्या होता है? मीजोस्फियर। मीजो के ऊपर क्या होता है? थर्मोस्फियर। थर्मो के ऊपर क्या होता है? एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर जहाँ पे आपका अंतरिक्ष जाते हैं, अंतरिक्ष केंद्र जहाँ पे होता है वो। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा? अच्छा, आप इसके लिए TSMTE ये कर लेंगे याद। वैसे टी इसमें 2 बार है तो आपको याद रखना होगा, ये थर्मो में आता है और ये ट्रोपो में आता है। तो TSMTE क्या हो जाएगा? TSMTE एक्सोस्फियर। SM रॉन्ग हो गया, एक्सो ET ये भी रॉन्ग हो गया, MT ये भी रॉन्ग हो गया। क्या होना चाहिए हमारा? TSMTE। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये हमारा एंड हुआ यहाँ पे 2014। अब कहाँ चलते हैं हम? 2016 की तरफ। 2016 में, वर्ष 2016 में जितने भी क्या आए हैं हमारे साइंस में सवाल पूछे गए हैं वो सारा कुछ देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, वर्ष 2016 के लिए साइंस में जो सवाल आया था वो देख रहे हैं हम। चलिए, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दिया हुआ है HI। HI क्या होता है? सूची ए के हिसाब से हमको सूची 2 से मिलाना है। HI होता है प्रबल अवकारक। S3BO3 क्या होता है? एक क्षारिकीय अम्ल होता है। S3PO3 क्या होता है? द्विक्षारिकीय अम्ल। लिक्विड NH3 प्रोटो स्नेही विलायक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 412N3 ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
देखेंगे। पहला, गैसोहॉल में होता है 5% एथेनॉल युक्त पेट्रोल, करेक्ट है। सोलर ऊर्जा में प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। एसिड रेन में ओजोन गैस नहीं होती, एसिड रेन में क्या होता है, H2SO4, H2SO4 जिसे सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 होता है, H2SO4 HNO3 होता है जिसे नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। अगला है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो हमारा क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा के लिए ओजोन गैस इनकरेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। दो पिंड एक्स और वाई जिनके द्रव्यमान 5 किलोग्राम और 25 किलोग्राम है, 100 मीटर ऊंचाई से प्रारंभिक वेग से नीचे गिरते हैं, तो कौन सा कथन इसके लिए सही होगा, एक्स पृथ्वी को पहले स्पर्श करेगा, वाई पृथ्वी को पहले स्पर्श करेगा, एक्स और वाई दोनों एक साथ स्पर्श करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, प्रारंभिक वेग 0 से अगर वो नीचे गिर रहे हैं तो दोनों एक साथ पृथ्वी को स्पर्श करेंगे, उनका भार मैटर नहीं करता कि कितना है। चलिए, एक शुद्ध सिलिकॉन के साथ उसके डोपिंग के द्वारा एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखेंगे। क्रमशः सोडियम और मैग्नीशियम, बी हो जाएगा क्रमशः फास्फोरस और बोरॉन, सी क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस, या डी क्रमशः इंडियन और सोडियम। इंडियन तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन कुछ और होगा, लेकिन वैसे भी वो रॉन्ग है, तो हम देखेंगे क्या करना है हमको। इसमें एन टाइप पी टाइप के लिए हमसे पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रमशः फास्फोरस और बोरॉन। शुद्ध सिलिकॉन के साथ अगर डोपिंग के द्वारा एक एन टाइप और एक पी टाइप सिलिकॉन प्राप्त होता है, तो इसमें क्या होगा, फास्फोरस और बोरॉन होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा के किसमें परिवर्तन करना होता है, सॉफ्टवेयर सूचनाओं में परिवर्तन करता है। वैसे तो ये कंप्यूटर का सवाल है, साइंस के सेक्शन में आ गया है। चलिए, मानव शरीर में निम्नांकित में से कौन सा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ए गॉल ब्लैडर, बी सैलिवरी ग्लैंड, सी पैंक्रियास, या डी ईसोफेगस। मानव शरीर में कहाँ से इंसुलिन हार्मोन बनता है, इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियास से बनता है। ये क्या होता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको, ब्लड शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाना है, देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। पहला है आपका आर्लॉन, आर्लॉन क्या है देखते हैं। आर्लॉन होता है जल प्रतिरोधी बहुलक। टेफ्लॉन केमिस्ट्री का सवाल है, ये केमिस्ट्री जब आप पूरा पढ़ के जाएंगे तब ये बनेगा। टेफ्लॉन क्या होता है आपका, ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक हो जाता है। डेक्रॉन क्या होता है, रसायन प्रतिरोधी बहुलक। और मेलामाइन क्या होता है, न टूटने वाला बहुलक। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से हमारा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्न में से कौन सी विधि कौशल विकास के लिए सबसे उपयोग में मानी जाती है, ए प्रयोगशाला कार्य का संचालन। देखिए, ऑप्शन तो आपको सारे ही सही लगेंगे, लेकिन आपको देखना क्या है, कौशल विकास क्वेश्चन में किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, कौशल विकास किससे होगा। देखिए, पहला क्या है, प्रयोगशाला से। कौशल विकास प्रयोगशाला से इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगला है क्षेत्र भ्रमण द्वारा कौशल सीखने का अवसर। नेक्स्ट है विज्ञान ओलंपियाड या विज्ञान क्विज। जहाँ पे भी आपको क्षेत्र भ्रमण या एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें दिखेंगी, जहाँ पे आप बच्चों को घुमाने लेके जा रहे हैं, वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, वो कौशल विकास के लिए सबसे क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। साइंस ओलंपियाड का आयोजन करना आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में आता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में आता है। तो क्या हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, क्षेत्र भ्रमण। डिप्थीरिया नामक बीमारी किससे होती है, ए जैंथोमोनास से, बी स्यूडोमोनास से, सी कोराइनोबैक्टीरियम से, या
वेरियोला से। डिप्थीरिया किससे होता है? कोराइनोबैक्टीरियम से होता है। आगे बढ़ेंगे। एक एफ फोकस लंबाई का उत्तल दर्पण वस्तु के 1/n आकार के प्रतिबिंब से उत्पन्न होता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी? वस्तु की दर्पण से दूरी क्या हो जाएगी उत्तल लेंस के लिए? n-1 f, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? पहला, बाह्य बल शून्य हो। दूसरा, बाह्य आघूर्ण शून्य हो। तीसरा, बल अकेंद्रीय हो। या चौथा, बल संरक्षित हो। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कब लागू होता है? जब बल संरक्षित होता है। संरक्षणात्मक बल के लिए क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग, ये भी किसका क्वेश्चन है? कंप्यूटर का। OFC का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो उच्च डेटा होंगे उनकी धारण क्षमता के लिए। आगे बढ़ेंगे। मानव में होने वाली कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? कौन सी बीमारी क्या एक दूसरे से फैलती नहीं है, वो पूछा गया। पहला, कैंसर। दूसरा, ट्यूबरकुलोसिस, TB, हैजा या कंजक्टिवाइटिस। देखिए, हैजा भी फैल सकता है, TB भी फैल सकता है, क्योंकि ये सब वायरस से होते हैं, तो वायरस क्या होता है? फैल जाता है। कंजक्टिवाइटिस भी फैल सकता है। क्या नहीं फैल सकता? कैंसर नहीं फैलता है। संक्रामक रोग वे होते हैं जो किससे होते हैं? जीवाणु, विषाणु, ये सब से होते हैं। तो कैंसर क्या होता है? नहीं फैलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? ए, डाइकानेसिस, बी, डिप्लोटिन, बी, सी हो जाएगा पैकिटिन या जाइगोटिन। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पैकिटिन में होता है। चलिए, एक छोटे दंड चुंबक की डी से दूरी पर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होता है? डी दूरी है और अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो इस स्थिति में 2:1 का रेशियो होगा। अगला सवाल है, लोहे के टुकड़े का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका तापमान सेल्सियस स्केल में कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर हम सेल्सियस में निकालें तो क्या आएगा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अगला सवाल है, एक सत्य फल किससे बनता है? केवल अंडप से, अंडप और स्टाइल दोनों से, अंडप स्टाइल और स्टिग्मा से, या अंडप और पुष्पाशन से? केवल अंडप से एक सत्य फल बनता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, क्रेब्स चक्र में सिट्रिक एसिड जिस रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है उसमें क्या भाग लेते हैं? ए, एसिटिल कोएंजाइम ए और मैलिक एसिड। बी, एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सी हो जाएगा पायरुविक एसिड और सक्सिनिक एसिड। या डी, पायरुविक एसिड और ग्लाइको एसिड। देखिए, ये क्रेब साइकिल आप सभी ने पढ़ा होगा। इसमें एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? CDP का सवाल है ये। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, दूसरे सेक्शन का दूसरे में डाल देता है, इसलिए हम ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये साइंस का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, कंप्यूटर का, क्योंकि साइंस सेक्शन में ही डाला हुआ होता है। ए, मानसिक विकास करना। बी, तार्किक विचार की क्षमता का विकास। सी, सूत्र सीखने की क्षमता का विचार या समस्याओं को हल करने की क्षमता। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या करना होगा? तार्किक विचार की क्षमता का विकास करना होगा, तर्कपूर्ण ढंग से सोचना होगा, तब वो क्या होगा? मानसिक विकास छोटे कक्षाओं के लिए होगा। सूत्र याद करना, फॉर्मूला याद करना कभी इतना मैंडेटरी या पॉजिटिव नहीं लिया जाता। समस्याओं को हल करना भी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए इतना नहीं सही है, क्योंकि समस्या शुरू से हल करना सिखा दिया जाता है। तर्कपूर्ण विचार होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। वायुमंडल के अनुसार नाइट्रोजन का मात्रा 78% होता है। क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? 78%।
अगला है नाइट्रोजन जल के ऊर्ध्वाधर विस्थापन से एकत्रित किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उच्च वियोजन ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन रासायनिक रूप से अक्रिय है, ये सही है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा किसके लिए, वर्ष 2016 के लिए। देखेंगे, सामान्य कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कठिन होता है क्योंकि ए, कार्बनिक यौगिकों की विलेयता निम्न होती है, बी, कार्बनिक यौगिक और उसमें उपस्थित अशुद्धियों के भौतिक स्थिरांक एक दूसरे के समीप होते हैं, सी, वे अस्थायी होते हैं, या डी, उनमें निम्न गलनांक और कथनांक होता है, निम्न। कठिन हो जाता है शुद्धिकरण अकार्बनिक यौगिकों का क्योंकि कार्बनिक यौगिक, अच्छा, कार्बनिक यौगिक का क्या हो जाता है, कठिन होता है अकार्बनिक की तुलना में, क्योंकि क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक में जो अशुद्धियां होती है वो उसके भौतिक स्थिरांक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसलिए उनको दूर कर पाना, उसमें अशुद्धियों को निकाल पाना क्या हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। अगला हम देखेंगे वर्ष 2019 के लिए जो सवाल पूछे गए थे साइंस में वर्ष 2019 में, चलिए देखते हैं। सवाल आप लोग जब तक देखेंगे, कौन से ईयर का देख रहे हैं हम, वर्ष 2019 के लिए। चलिए, पहला सवाल है हमारा वर्ष 2019 में जो साइंस में सवाल पूछे गए थे उनमें से, पुष्प के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ए, स्टेमेन, बी, एंथर की भित्ति में, सी, पॉलन मदर कोशिका में, या डी, पॉलन ग्रेन में। अर्धसूत्री विभाजन हमेशा पॉलन मदर आपकी जो क्या हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी, पॉलन मदर सेल में होगा। अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का क्या होता है, कोशिका विभाजन है जिसमें लिंग कोशिकाओं में युग्मकों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। देखते हैं पी टाइप क्या होता है। पहला, धनात्मक आवेशित होते हैं, दूसरा, जर्मेनियम और एल्यूमिनियम की अशुद्धियों को मिलाने से बनते हैं, तीसरा, सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि को मिलाने से बनते हैं, या अगला हो जाएगा सिलिकॉन में कार्बन की अशुद्धि को मिलाने से बनते हैं। क्या होते हैं पी टाइप अर्धचालक, जर्मेनियम में एल्यूमिनियम की अशुद्धियों को मिलाने से क्या बनते हैं, पी टाइप अर्धचालक बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला सवाल है, बी लंबाई की एक छोटी रैखिक वस्तु की फोकस दूरी अवतल दर्पण के अक्ष के अनुदिश दर्पण के ध्रुव में u दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, इसका ये सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा, f बाई यू माइनस एफ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर b। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये फिजिक्स का सवाल है, ये जब आप पूरा फिजिक्स पढ़ के जाएंगे तो पूरा प्रॉपर उसका सॉल्यूशन बनता है, वो आपको करना होगा। चलिए देखते हैं, अगला है हमारा, एक स्लैब पट्टी समान मोटाई और विभिन्न पदार्थों के क्या होती है, विभिन्न पदार्थों की दो परतों जिनकी ऊष्मा चालकता क्या हो जाएगी, ऊष्मा चालकता गुणांक के मांग और K1 और K2 से मिलकर बनी होती है। इस स्लैब के तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक का मांग क्या होता है, मान होता है। देखेंगे, अच्छा ये 2000 हम 17 का देख रहे हैं, 19 का इसके बाद देखेंगे, ये क्या है 2017 के सवाल हैं, इसमें बहुत कम सवाल आए हुए थे 2017 में, देखते हैं। चलिए अगला है हमारा सवाल क्या था, स्लैब पट्टी के लिए पूछा गया है, देखेंगे
क्या हो जाएगा, ऊष्मा चालकता के गुणांक K1 और K2, तो इसमें लिए गुणांक का मान क्या होता है 2K1, ये आप याद रखिएगा, K2 बाई K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला है, किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, ये तो आप याद ही रख लीजिएगा, बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, ए 2123 बाई 2123, बी 2321 बाई 2321, सी 3221 बाई 3221, या डी 1223 1223, क्या होता है 2123 होता है, 2123 बाई 2123, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए, निम्नलिखित प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं है, ए पॉलीमर इंजीनियरिंग, बी बेकेलाइट, सी प्लास्टिक सर्जरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं, प्लास्टिक इन तीनों में से ही संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, नाइट्रोजन साइकिल में O2 प्लस N2 में जब HV लाइट डाला जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ये करेक्ट है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड H2O से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। नाइट्रेट राइजोबियम की उपस्थिति में नाइट्रोजन नहीं बनाता है, अमोनिया बैक्टीरिया की उपस्थिति में नाइट्रोजन बनाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रक्रिया नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, एक स्पीसीज जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है अत्यंत क्रियाशील है, जबकि दूसरे स्पीसीज जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है अत्यंत निष्क्रिय है, यह कौन कौन से होते हैं, एक स्पीसीज जिसके तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, अत्यंत क्रियाशील है, किसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पोटेशियम के, और एक दूसरा स्पीसीज जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है और निष्क्रिय, ऑर्गन निष्क्रिय दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रियाशील पोटेशियम है और दूसरा क्या है, ऑर्गन है। चलिए, वायवीय श्वसन के दौरान पाइरुविक एसिड के एक अणु में कितने एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं, वायवीय श्वसन के दौरान, A -12, B -50, अच्छा ये 12, 15, 18 और 19 है, कितने अणु एटीपी के प्राप्त होंगे, पाइरुविक एसिड के एक अणु से 15 प्राप्त होते हैं। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा रक्षक कोशिका के जल में घुलकर वात रंध्र को खुलने के लिए प्रेरित करता है, ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी राइबोस बाइफॉस्फेट, या पोटेशियम मैलेट, कौन सा होता है, पोटेशियम मैलेट होता है जो वात रंध्र को खुलने के लिए प्रेरित करता है। अगला हमारा सवाल है, बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होती है, बेरी बेरी आपने बचपन में पढ़ा होगा, विटामिन बी की कमी से होती है, स्पेसिफिकली जाएं तो विटामिन B1। देखिए, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, विटामिन सी से क्या होता है, हमारा स्कर्वी होता है, इसके पहले भी हमने देखा है ये, विटामिन के से क्या होता है, हीमोफीलिया होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ओजोन क्या है, एक चक्रीय अणु, ऑक्सीजन का बहुरूपक, ऑक्सीजन का यौगिक, या ऑक्सीजन जितना ही स्थायी होता है, चक्रीय अणु नहीं है, ऑक्सीजन का यौगिक नहीं है, ऑक्सीजन जितना स्थायी नहीं है, क्या है, ऑक्सीजन का बहुरूपक है O3। चलिए, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, ओजोन बना होता है। आगे बढ़ेंगे, यदि एक द्रव को भारहीनता की दशा में गर्म किया जाता है तब द्रव में ऊष्मा का बहाव कैसा होता है, ए चालन से, बी संवहन से, सी विकिरण से, या किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता, ये करेक्ट ऑप्शन है, भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 141, अप्रगामी तरंगों और प्रतिध्वनि निम्न में से किसकी ध्वनि की घटना पर आधारित है, ए व्यतिकरण, बी ध्रुवन, सी विवर्तन, या परावर्तन। अप्रगामी तरंगे और प्रतिध्वनि की ध्वनि किस पर आधारित होती है, परावर्तन पर। अगला सवाल है हमारा, सीटी स्कैनर के बारे में क्या सही नहीं है, ए यह किसी भार के एक द्विविमीय चित्र प्रस्तुत करता है, अगला है
यह भीतर के विस्तृत चित्र लेने एक्सरे का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन में प्रोजेक्टिव ज्यामिति का प्रयोग होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। सीटी स्कैन आपने सुना होगा, मानव शरीर के क्या प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग कर पूरे शरीर का क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग होता है। कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है, लोहे का जंग लगना, CO का जलना, जिंक का HCl से क्रिया या सोडियम का निष्कर्षण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण होता है, CO का जलना ऑक्सीकरण होता है, जिंक का HCl से ऑक्सीकरण होता है। सोडियम का निष्कर्षण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। कौन सा कथन सत्य है, ए उदासीन लवण के अपघटन से अम्ल और क्षार प्राप्त होते हैं, ठीक है। अम्ल तथा क्षार क्रिया करके हमेशा उदासीन लवण बनाते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा से साइट्रिक अम्ल का उदासीकरण करने पर उदासीन लवण बनता है, या अमोनियम नाइट्रेट अम्लीय लवण है। कौन सा सही है, अमोनियम नाइट्रेट अम्लीय लवण है। उदासीन लवण के जल अपघटन से अम्ल और क्षार प्राप्त नहीं होते हैं। अम्ल और क्षार क्रिया करके हमेशा उदासीन लवण नहीं बनाते हैं। कास्टिक सोडा से साइट्रिक अम्ल का उदासीनीकरण करके उदासीन लवण नहीं मिलता। तो क्या हो जाएगा हमारा, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, अम्लीय होता है। कौन सा कथन सही है, ऑक्सीजन हमेशा अणु है। ऑक्सीजन हमेशा अणु नहीं हो सकता है। हवा हमेशा मिश्रण है, हवा हमेशा ही मिश्रण होगी क्योंकि उसमें सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, गैस पाए जाते हैं। कोई गैस हमेशा यौगिक नहीं हो सकता। तत्व हमेशा परमाणु नहीं होते, लेकिन परमाणु हमेशा तत्व होते हैं, याद रखिएगा। परमाणुओं से मिलकर क्या बना होता है, अणु बनते हैं और फिर ये तत्व होता है। क्या हो जाएगा हमारा सही है, हवा हमेशा मिश्रण है। चलिए देखेंगे, एक लंबाई के एक चालक में ऊष्मा है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक। यदि चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध प्रति एकांक लंबाई एक समान हो तो ग्राफ आपका कैसा जाएगा, समय के साथ अगर ये ग्राफ बना है x में तो ये ऐसा जाएगा, जैसा जैसा ये बढ़ेगा ये ऊपर की तरफ भी बढ़ते जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूविंग ऑन। दो बिंदु आवेश को हवा में r दूरी पर रखने से एक दूसरे पर ये F बल आरोपित करते हैं। इन आवेशों को परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक 16 है, किस दूरी पर रखा जाए कि इनके मध्य लगने वाला बल 4F। देखिए r दूरी पर अगर रख रहे हैं तो F बल क्या कर रहा है, ये आरोपित कर रहा है। तो हमको क्या करना है, परावैद्युतांक 16 है, 4F बल हो तो इसे कितनी दूरी पर रखा जाएगा, r/8 दूरी पर रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, ये सब वही है, बहुत लेंदी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन से मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 9.2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे गिर रही है। वस्तु का वायु के कारण लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। देखिए 9.2 मीटर से ये 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है तो इसका क्या हो जाएगा, 0.15 न्यूटन क्या हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा। कौन सा वायरस से नहीं होता है, ए पोलियो, बी एड्स, सी कंजक्टिवाइटिस या डी प्लेग। प्लेग वायरस से नहीं होता है, बाकी सभी पोलियो वायरस से होता है, एड्स भी आपका वायरस से होगा और कंजक्टिवाइटिस भी वायरस से होगा, क्या नहीं होगा, प्लेग। चलिए, एक अर्धचालक में यदि इलेक्ट्रॉन होलों की सांद्रता का अनुपात 7/5 है और अनुगमन वेगों का अनुपात 5/4 है तो इलेक्ट्रॉन के होल के कारण धारा का अनुपात क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। 5 आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन। चलिए अब हम देखेंगे वर्ष 2019 में पूछे हुए सवाल। एक्स किरणों तथा श्वेत सूर्य का प्रकाश क्या होता है। ए, दोनों की आवृत्ति समान होती है, बी, दोनों की चाल समान होती है, सी, दोनों को क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, या यांत्रिक तरंग दूसरी विद्युत तरंग है। एक्स किरणें और श्वेत सूर्य का प्रकाश क्या होता है, दोनों की ही चाल क्या होती है, समान होती है। आगे बढ़ेंगे। एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा है तो इस पहिए में सड़क के मध्य जो घर्षण बल, पहिए और सड़क के मध्य जो घर्षण बल लगेगा वो कैसा होगा। देखिए पहिया अगर लुढ़क रहा है तो जो घर्षण बल है वो क्या लगेगा,
आगे की तरफ लगेगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, विपरीत नहीं होगा। चलिए, एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा बने। एफ फोकस दूरी है, उत्तल लेंस है, तो क्या होगा, वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, एफ और 2F के मध्य रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, CH3COONA का जलीय विलयन क्या होता है, ए क्षारकीय, बी उदासीन, सी अम्लीय या डी उभयधर्मी। CH3COONA क्या हो जाएगा, क्षारकीय प्रकृति का होगा, क्योंकि ये जब इनका आयोनाइजेशन करते हैं तो इनका क्या प्रकृति मिलता है, क्षारीय मिलता है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है, ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थायी चुंबक बनाने में सबसे उपयुक्त होता है, ए स्टील, बी नर्म लोहा, सी कॉपर या डी निकल। स्थायी चुंबक किससे बनता है, स्टील से बनता है। अगला सवाल है, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके आभासी भार के बराबर हो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए, लिफ्ट नीचे की तरफ त्वरित हो रही हो, लिफ्ट एक समान वेग से चल रही हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी भी इंसान का वास्तविक भार और आभासी भार एक समान तब होगा जब वेग समान होगा, एक समान वेग से लिफ्ट गति कर रही होगी। वृत्तीय गति क्या होती है, ए वेग नियत रहता है, बी त्वरण नियत रहता है, सी चाल नियत रहती है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वृत्तीय गति में चाल हमेशा क्या होती है, नियत रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट, PAN के जिसे नाम से जाना जाता है, इसका हमें क्या जानना है, केमिकल जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, ए H*CHO, बी CH2 डबल बॉन्ड CH अगला क्या हो जाएगा, CH3 CH2ON डबल बॉन्ड O। क्या होता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का फॉर्मूला, CH3 जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, COONO2। इसे अश्रुजनक रसायन होता है, इससे आंसू आते हैं। चलिए, निम्न अभिक्रिया में कौन सी स्पीसीज अम्ल की भांति व्यवहार कर रही है, HPO2O4 2- प्लस NH4 1+, इसके रिएक्शन से H2OPO4 1- मिलता है और NH3 मिलता है। इसमें कौन सा अम्ल है, कौन सा अम्ल है हमारा, NH4 1+ अम्ल है। चलिए, शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा का स्तर होता है, ए संयोजी बैंड के ऊपर, बी चालन बैंड के नीचे, सी वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य होता है। अगला सवाल है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है, पूछा गया है। ए तरंग दैर्घ्य, बी ऊर्जा, सी विभवांतर या डी तंतु की धारा। किस पर करती है देख लेते हैं, तरंग दैर्घ्य, विभवांतर और ऊर्जा पर करती, तंतु की धारा पर भेदन क्षमता निर्भर नहीं करती। आगे बढ़ेंगे। यदि 1 सेकंड दोलन की लंबाई 1/3 कर दी जाए तो दोलन का आवर्तकाल 1 सेकंड में 1/3 कर दी जाए तो 2/√3 हो जाएगा। चलिए, मिलाना है, देखेंगे जोड़ी ए को बी से। पहला है आपका युग्म सूत्र अवस्था, सूत्र युग्मन में होता है। अगला है हमारा स्थूल पट्टावस्था, स्थूल पट्टावस्था विनिमय होता है। द्विपट्टावस्था क्या हो जाता है आपका, उपांति भवन होता है। और तनु सूत्र अवस्था क्या हो जाता है, खुले लंबे पतले धागे होते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से 4, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, लीनियस का वर्गीकरण निम्न में से किस प्रकार का, ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी जाति वृत्ति या डी अर्ध जाति वृत्ति। लीनियस का वर्गीकरण क्या है, कृत्रिम प्रकार का है। अगला है हमारा सवाल, 1N सोडियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन करने के लिए 10 ml 0, अच्छा ये आपका विलोपित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश और ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं होता है, ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवन या परावर्तन। देखिए, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में ध्रुवण समान नहीं होता है। चलिए, खसरा रोग
निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? ए त्वचा और तंत्रिका तंत्र, बी त्वचा और श्वसन नाल, सी यकृत या डी रुधिर। खसरा रोग किसको प्रभावित करता है? स्किन और श्वसन नली को प्रभावित करता है। आगे बढ़ेंगे। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो जाए तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी? उसका डबल हो जाता है, कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। जब प्रकाश की किरण वायु में कांच के गुटके में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण जब वायु से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य घटेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी या आवृत्ति बढ़ेगी? क्या हो जाता है? तरंग दैर्घ्य घट जाता है और क्या होती है? आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। आगे बढ़ेंगे। दृष्टिकारी का उपयोग करते हैं। ए प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दृष्ट वोल्टेज में बदलने के लिए, बी दृष्ट वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने के लिए, सी निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने के लिए, या अगला क्या हो जाएगा? निम्न दृष्ट वोल्टेज को उच्च दृष्ट वोल्टेज में बदलने के लिए। दृष्टकारी का उपयोग क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दृष्ट वोल्टेज में बदलने के लिए। चलिए, एक अर्धचालक में सह आबंध तोड़ने के लिए कौन सी ऊर्जा आवश्यक होती है? सह आबंध तोड़ने के लिए ऑप्शन ए सदैव 1 eV, बी हो जाएगा अर्धचालक से ऊर्जा बैंड अंतराल के बराबर, सी फर्मी ऊर्जा के बराबर, या डी फर्मी ऊर्जा से कम। हमेशा सह आबंध तोड़ने के लिए अर्धचालक के ऊर्जा बैंड के अंतराल के बराबर की ऊर्जा आवश्यक होगी। चलिए देखेंगे। पहला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होता है? कॉरिनोबैक्टीरियम से होता है। हैजा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से होता है। अगला हो जाएगा हमारा टीबी। टीबी है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। खसरा किससे होता है? विषाणु जनित रोग है टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन। ठोस में ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार से होते हैं? ठोस में ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। रेखीय प्रसार हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाता है क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा आयतन का प्रसार। आयतन प्रसार। इस प्रकार से ठोस में क्या होता है? ऊष्मीय प्रसार 3 होगा। ऊष्मा संचरण निम्न द्वारा किससे होता है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, या उपरोक्त सभी। ऊष्मा संचरण हर प्रकार से होता है, चालन से भी होता है, संवहन से भी और विकिरण से भी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा खाद्य करी बड़े जंतुओं में प्रारंभ होता है? ए परभक्षी खाद्य करी, बी परजीवी खाद्य करी, सी मृतोपजीवी खाद्य करी, या उपरोक्त सभी। बड़े जंतुओं में क्या होता है? परजीवी खाद्य करी। परजीवी क्या होंगे? दूसरों पर, वो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 147। 1 × 10⁻8 MHCl का pH मान क्या होता है? देखिए, इसको सॉल्व करने से क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। ये सब फिजिक्स में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए, टोटल H+ क्या होता है? H+ एसिड प्लस H+ वाटर हो जाता है। H+ वाटर। H+ वाटर का मान होता है 10⁻⁷। यहाँ पे हमको HCl का क्या दिया? एसिड है। यहाँ हम पुट करेंगे 1 × 10⁻8। इनको हम सॉल्व करेंगे तब आता है लगभग 6.99 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 148। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या होता है? ए आइसोलेटेड चुंबकीय ध्रुव, बी स्थिर विद्युत आवेश, सी धारा लूप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या होता है? धारा लूप होता है। हमें निष्कर्षण करने के लिए 100 ml विलायक दिया जाता है।
निम्न में से किसके द्वारा पृथक्करण प्रभावी है? ए 100 ml के द्वारा केवल एक बार निष्कर्षण, बी 50 ml के द्वारा 2 बार निष्कर्षण, सी 20 ml के 5 निष्कर्षण, या 40 ml का एक बार और 30 ml का दूसरी बार। अगर 100 ml विलायक का निष्कर्षण दे रहा है तो आप 20 ml के 5 बार करेंगे तो एक्यूरेट होगा 20 ml का 5 बार निष्कर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, स्थल में मरीचिका की घटना का कारण क्या होता है? ए प्रकाश का व्यतिकरण, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का विवर्तन, या डी प्रकाश का पूर्ण आर्थिक परावर्तन। मरुस्थल में मरीचिका का कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला देखेंगे, वर्ष 2021 में साइंस से पूछे हुए क्या सवाल 2021 में देखते हैं। अच्छा यहाँ से शुरू होगा ये 2021। पहला सवाल है वर्ष 2021 का, ध्वनि का वेग होगा ए शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में कम, बी शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा, सी शुष्क और नम दोनों में एक समान, या डी घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। देखिए ध्वनि का वेग शुष्क हवा की अपेक्षा क्या होता है? नम हवा में ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है जो गति होती है ध्वनि की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके? घनत्व के, डेंसिटी के वर्गमूल से। क्या हो जाती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती डेंसिटी के वर्गमूल से। तो क्या हो जाता है? नम हवा में ज़्यादा हो जाता है। एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह क्या अनुभव करता है? ए बल और बल आघूर्ण, बी बल परंतु बल आघूर्ण नहीं है, सी बल आघूर्ण परंतु बल नहीं है, ना तो बल है ना ही आघूर्ण है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई को रखने पर क्या महसूस करता है? वो बल आघूर्ण परंतु बल नहीं है। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेक्षण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? ऑप्शंस देखेंगे। पहला धारामापी जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, बी वोल्ट मीटर, सी आपका क्या हो जाएगा विद्युत मोटर, या डी जनरेटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का प्रयोग जनरेटर बनाने में किया जाता है। कैसे? यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन सा नियम बोलता है? चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है? ए वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल, बी डैनियल सेल और शुष्क सेल, सी शुष्क सेल और लैश लांकी सेल, या डी लैश लांकी सेल या वोल्टाइक सेल। किसमें एक समान रासायनिक क्रिया होती है? शुष्क सेल और लैक्लांशी सेल में एक समान रासायनिक क्रिया होती है। आगे बढ़ेंगे। एक 220 वोल्ट और 100 वोल्ट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू V2/R। इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आता है? 25 वॉट। देखिए ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो फॉर्मूला बेस्ड आपको इक्वेशन डिराइव करना है या ऐसे सवाल बनाने, ये जब हमारा फुल लेंथ क्लास होता है ना, जब थ्योरी की पूरी क्लासेस होती है वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया जाता है। यहाँ सिंस हम प्रीवियस ईयर सवाल देख रहे हैं तो इतना डिटेल से बताने में पूरा आपका 2 घंटे तो इसमें ही चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्विक आपको ये सेशन है हमारा, क्योंकि वर्ष 2012 से लेकर कहाँ तक है? 24 तक। तो यहाँ पे जितना इजीली आपको क्विक बताया जा सके, आपको अगर ये चीज़ें पूरी डिटेल से पढ़नी तो हमारे पास क्या है? पूरा थ्योरी क्लासेस अवेलेबल है। चलिए मारस्मस निम्न में से किसकी कमी से होता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा या प्रोटीन और कैलारीज। मारस्मस किसकी कमी से होता है? कैलोरीज होगा, ये कैलारीज लिखा हुआ है। प्रोटीन और कैलोरीज की कमी से। आपने देखा होगा कुपोषित बच्चे जो होते हैं ना, वो वही प्रोटीन कैलोरी अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, इसलिए कौन सा रोग होता है? मैरास्मस। चलिए एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है तो नियत क्या रहेगा? एक समान चाल है और वृत्त में घूम रहा है, वेग नियत होगा, त्वरण नियत होगा, गतिज ऊर्जा नियत होगी या विस्थापन नियत होगा? क्या नियत होगा? गतिज ऊर्जा नियत होगी। चलिए एक कण
अच्छा, आयाम आपका यहाँ पे आयाम कहती हूँ, त्वरण क्या हो जाए, विस्थापन शून्य हो जाएगा क्योंकि वो एक समान चाल से एक ही वृत्त में घूम रहा है। चलिए, परिवर्तित होते रहते, त्वरण भी आपका परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगी, नियत रहेगी। एक कण 9 आयाम और 4 सेकंड आवर्त काल से सरल आवर्त गति कर रहा है, अधिकतम दूरी से आधे करने पर लगा समय क्या हो जाएगा। देखिए, 9 आयाम है, 4 क्या है, सेकंड है, अधिकतम दूरी से आधा कर दिया जाए तो समय क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू a/2 के फॉर्मूला से हमारा 2/3 सेकंड हो जाएगा। क्या, इसका सरल आवर्त गति के समीकरण से x इज इक्वल टू, पहले तो आपका सरल आवर्त गति का समीकरण क्या हो जाता है, a cos आपका WT, वहाँ से हमको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, x को a/2 लेना है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे a cos WT में, तो क्या आएगा 2/3 सेकेंड। चलिए, कोयले को जलाने पर निम्न में से कौन सी समस्या होती है। ए, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ठीक है, कोयले को जलाने से होता है, CO2 उत्सर्जित, अम्ल वर्षा भी होती है, विषाक्त धातु इम्प्यूरिटी के साथ होते हैं, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर, बी थर्मोकपल, सी इमर्शन हीटर या डायनमो। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में थर्मोकपल से बदला जाता है। अगला सवाल है, संतुलित रासायनिक समीकरण से सूचना जो प्राप्त नहीं होती है, गैसीय अभिकारक और उत्पाद के अपेक्षिक आयतन। गैसीय अभिकारक मिलेगा, उत्पाद का आयतन भी लगभग पता होता है, अभिकारक और उत्पाद के अपेक्षित अगमों की संख्या भी पता होती है। पूर्ण रासायनिक परिवर्तन को पूर्ण होने में लगा समय, कितने समय में वो पूर्ण हो रहा है ये नहीं ज्ञात किया जा सकता, परिवर्तन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। n अनंत से 1 तक जाएगा तो सर्वाधिक ऊर्जा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n1 से n2 में जाने में लगती है सर्वाधिक ऊर्जा, n2 से 3 में भी कम लगेगी और 3 से 5 में भी, 1 से 2 में सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगती है। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में निर्दिष्ट होती है। ग्रीन हाउस गैस पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ए, CO2, O2, NO2। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, CH4, H2 होता है और N2 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, CFCS नहीं है, और यहाँ पे क्या है, NH3 नहीं है। क्या है ग्रीन हाउस गैसें, CO2, CH4, H2 और N2। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न विधियों में से कौन सा विधि ऑक्सीजन, कौन से विधि से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता। पोटेशियम क्लोराइड को 650 डिग्री पर गर्म करने से ऑक्सीजन मिलता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड को प्रबलता से गर्म करने पर, ठीक है, आगे चलते हैं। MnO2 और H2SO4 की क्रिया, ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सोन को जल की क्रिया से इसमें भी ऑक्सीजन मिलेगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड को प्रबलता से गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन का एक ऐसा यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का होता है। NH3, NH2OH, N3H या NH2NH2, अम्लीय प्रकृति का नाइट्रोजन यौगिक N3H होता है। N3H को किस नाम से जानते हैं हम, हाइड्राजोइक एसिड के नाम से जानते हैं, N3H हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा का औसत मान शून्य होगा, धारा के वर्ग का औसत मान शून्य होगा, शक्ति अपव्यय का औसत मान शून्य होगा, या धारा और विभव में कालांतर शून्य होगा। प्रतिवर्ती धारा में धारा का औसत मान हमेशा शून्य होता है। चलिए,
लेजर का अद्वितीय गुण कौन सा है? ए दिशात्मक, बी चाल संबंध, कला संबंध या तरंग दैर्घ्य? लेजर का अद्वितीय गुण है कला संबंध, क्योंकि एक ही आवृत्ति में तरंग दैर्घ्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब 90% शुद्ध चूने को 10 ग्राम प्रबलता के साथ गर्म करें तो एचटीपी पर मुक्त ऊर्जा होगी। देखेंगे आयतन 0.224 L। अच्छा, इसको सॉल्व करने से आपका क्या आ जाएगा? आंसर 2.016 लीटर। आगे बढ़ेंगे। 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण किसमें होता है? ए प्रोटिस्टा, बी कवक, सी प्लांटिया, एनिमिलिया? प्राणी संभोजी होते हैं एनिमिलिया। एनिमिलिया में क्या आते हैं? मनुष्य आते हैं, कुत्ता आता है, गाय आते हैं। प्राणी संभोजी का मतलब क्या होता है? वैसे जीव जो सभी पदार्थों को तरल या ठोस के रूप में खाते हैं। चलिए, कोशिका विभाजन की निम्न में से किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं? गुणसूत्र बिंदु किस अवस्था में विखंडित होंगे? पहला पूर्वावस्था, दूसरा मध्यावस्था, तीसरा पश्चावस्था, या क्या हो जाएगा आपका अंत्यावस्था? किस में विखंडित होते हैं? पश्चावस्था में। एक परितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन करता है? ए पादप प्लवक, बी आपका हो जाएगा घास, सी वृक्ष, या इनमें से सभी? पादप प्लवक, घास और वृक्ष, ये तीनों ही पहले जो पहला परितंत्र है, प्रथम पोषण स्तर है, उसका निर्माण करते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में एक विषाणु जनित रोग है? वायरस से कौन सा होता है? ए सामान्य जुकाम, बी न्यूमोनिया, सी अमीबियासिस, या डी रिंगवर्म? जो विषाणु जनित रोग होते हैं वो विषाणु के आक्रमण से होते हैं। सामान्य जुकाम जिसमें क्या क्या आ जाता है? हैजा, पेचिस, टाइफॉइड, ये सब आ जाते हैं। एडिस मच्छर निम्न में से किस रोग के वाहक होते हैं? ए मलेरिया, बी एस्केरियासिस, सी फाइलेरियासिस, या डेंगू? फीमेल ये एडिस मच्छर आपने देखा होगा ना, डेंगू के वाहक होते हैं। वहीं अगर क्या देखें हम, मलेरिया, मलेरिया के लिए फीमेल एनाफिलीज आपने बचपन से पढ़ा है, फीमेल एनाफिलीज के काटने से होता है। एस्केरियासिस किससे होता है? एस्केरिस लुम्बिकॉइडिस से होता है। फाइलेरियासिस मादा क्यूलेकस मच्छर के काटने से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक गर्म और दूसरी ठंडी दो वस्तुओं को निर्वात में रखा जाए तो कुछ समय के पश्चात गर्म वस्तु के ताप में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, ये है गर्म वस्तु हॉट और ये है कोल्ड ठंडी वस्तु। तो जो गर्म वस्तु होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ठंडी होने लगेगी, क्योंकि इसका जो होगा क्या, विकिरण के कारण ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु की तरफ होगा। तो क्या हो जाएगा? विकिरण के कारण कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? गर्म वस्तु का तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ के दो ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर बनाया जाता है, क्योंकि दबाते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, दबाते समय ठंड उत्पन्न होती है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, या दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है और दूसरे में तक घटता है। देखिए, जब प्रेशर इंक्रीज होगा किसी भी चीज में, जैसे ये बर्फ के क्या हैं? ब्लॉक हैं, प्रेशर इसका हम बढ़ाएं तो गलनांक मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घटेगा, घटते जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। चलिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? देखते हैं। पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, या चौथा अनंत? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, देखने को मिलता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब अनंत होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 144। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस से f/2 दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ए फोकस पर आभासी और अपने आकार से दुगना, बी 3/2f पर वास्तविक और उल्टा, सी 2f पर आभासी और सीधा, या इनमें से कोई नहीं? अगर फोकस से हाफ दूरी पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर होगा, आभासी होगा और अपने आकार से दुगना होगा। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती है, पहला वेग, दूसरा तरंग दैर्घ्य, तीसरा आवृत्ति या अपवर्तनांक? आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी, वो परिवर्तित नहीं होती है। चलिए,
पढ़ने सीखने का संगणन जियोजेब्रा का उपयोग कौन नहीं कर सकते? जियोजेब्रा का उपयोग लंगड़े करते हैं, बहरे गूंगे कर सकते हैं, लड़कियां कर सकती, अंधे नहीं कर सकते हैं जियोजेब्रा का उपयोग। उच्चतर कक्षाओं में सवालों की कक्षा प्राथमिक स्तर पर करने का क्या तात्पर्य है? पहला, आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना। दूसरा, कम ज्ञान को हतोत्साहित करना। कभी भी हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, आप नहीं लेंगे। धीमा सीखने की स्थिति से विचलित करना, विचलित तो करना ही नहीं है। अपना ज्ञान छात्रों को प्रदर्शित करना। एज अ टीचर आप अपना ज्ञान का प्रदर्शन कभी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करेंगे। वैसे तो ये सीडीपी का सवाल था, लेकिन इस सेक्शन में आया हुआ है। चलिए, वर्ष 2022 में साइंस से आए हुए सवाल देखते हैं। चलिए देखेंगे, हमने अभी तक देखा सारे ईयर्स का, अब हम देखेंगे किसका? वर्ष 2022 का। निम्न विधियों में पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो देता है। चुंबक अपने गुणों को कैसे खोता है? पहला, चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर, चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर या उपरोक्त सभी। देखिए, चुंबक को जब गर्म करेंगे तो भी वो अपना चुंबकीय गुण खोएगा, हथौड़े से पीटने पर भी खोएगा, ऊंचाई से गिराने पर भी खोएगा। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। न्यूक्लियॉन किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलिए, निम्न में से कौन सी विकिरण ऊष्मा के अंतर्गत गुणांक की इकाई है? ए W/m², बी W/m के, सी W/m² के या W/ के। ऊष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई होती है W/m² के। अगला सवाल है, CO2, CH4, ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ग्रीन हाउस प्रभाव, बी रेडियो सक्रिय प्रभाव, सी सौर प्रभाव या ओजोन परत रिक्तीकरण। जब CO2, CH4, ओजोन और धूल के कण की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है। सभी गैस किस में आते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट में आते हैं। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रवाल भित्तियां उथले पानी की कटिबंधीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी प्रणाली है। दूसरा, उच्च जैव मास उत्पादन और समृद्ध वनस्पति जीवों की विविधता इसकी क्या है? विशेषता है। प्रवाल भित्तियां उथले पानी की कटिबंधीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं। प्रवाल भित्तियों से आप समझते होंगे जो प्रवाल में भित्तियां जो निर्मित होती है। उच्च जैव मास उत्पादन और समृद्ध वनस्पति की विविधता क्या है? इसकी विशेषता है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 127, नारियल का खाने योग्य भाग, नारियल जो आप खाते हैं वो कौन सा भाग कहलाता है? ए फल भित्ति, बी भ्रूणपोष, सी पूर्ण बीज या बीजावरण। भ्रूणपोष होता है नारियल का जो खाने वाला भाग होता है। चलिए, अगला है, निम्न में से कौन सा यौगिक का सही उदाहरण है? यौगिक, जल वायु शक्कर यौगिक नहीं है। ऑक्सीजन शक्कर जल, ऑक्सीजन गैस है, यौगिक में नहीं आएगा। वायु भी, जल नमक वायु, वायु जहाँ पे है वो यौगिक में नहीं आएगा। जल नमक और शक्कर होता है, जल नमक और शक्कर। ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, डैश अर्धचालक निर्ध अर्धचालक में दाता अशुद्धियों की डोपिंग से बनाए जाते हैं। देखिए, अर्धचालक हमने देखा था पी टाइप और एन टाइप दो प्रकार के होते हैं। इनमें इन दोनों में से कौन सा टाइप दाता अशुद्धियों की डोपिंग से बनाया जाता है? ए पी टाइप, बी एन टाइप, सी और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। एन टाइप किससे बनता है? दाता अशुद्धियों की किससे बनता है? डोपिंग से बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 133, टीसीपी बाई आईपी, मुख्य रूप से ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। टीसी बाई आईपी क्या होता है? फाइल स्थानांतरण के लिए भी उपयुक्त होता है, ईमेल भी और दूरस्थ लॉगिन, उपयुक्त सभी। विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है? पहला, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत फ्यूज तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध उपयोगी है, बहने वाली धारा भी उपयोगी, त्रिज्या भी उपयोगी। तार की लंबाई से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 134,
5 प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को, आपतित किरण और निर्गत कोण के बीच का कोण, निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na होता है सोडियम। S फॉर क्या होता है? सल्फर। Si फॉर होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन। और Se क्या होता है? सिलीनियम होता है, सिलीनियम। चलिए, जब एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाए तो क्या होगा? पहला, बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगी। दूसरा, क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगी। तीसरा, क्षेत्र की दिशा में से विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी। चौथा, क्षेत्र के लंबवत दिशा में विक्षेपित होगी। एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित करें तो वो बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगी। लाइकेन सहजीवी है जिसमें क्या पाए जाते हैं? ए, शैवाल और ब्रायोफाइट्स। लाइकेन में ब्रायोफाइट्स नहीं होते। बी, अधिपादप और अंतःपादप, ये भी नहीं है। शैवाल और कवक या मॉस और कवक क्या होते हैं? शैवाल और कवक पाए जाते हैं किसमें? लाइकेन में। चलिए, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो क्या कहलाते हैं? ए, परमाणु। बी, तत्व। सी, अणु या यौगिक। परमाणुओं से मिलकर सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। परमाणु से अणु बनता है, फिर क्या होता है? पदार्थ। चलिए, तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीक कौन सी होती है? तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग कर रहे हैं ना हम। ए, आसवन। बी, प्रभाजी आसवन। सी, क्रिस्टलीकरण या डी, ऊर्ध्वपातन। तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करना क्या होता है? प्रभाजी आसवन होता है। सिंपल आसवन से जो चीज़ें नहीं हो पाती है, क्या क्रिस्टलीकरण जो जिसे कहा जाता है, वो अगर नहीं हो पाता, अशुद्धियाँ दूर नहीं हो पाती, तो प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 144। ए, बी रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि ए, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज पाए, उसके रक्त में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। बी, उसके रक्त में एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते। सी, उसके रक्त में एंटीजन नहीं पाए जाते। या डी, उसके रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों नहीं पाए जाते। ए, बी रक्त समूह को क्या होता है? ये क्या होता है? सर्वग्राही होते हैं क्योंकि इनके बॉडी में इनके रक्त में एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं। वहीं जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या होता है? डोनर होता है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। कौन से? ए, बी रक्त समूह। आगे बढ़ेंगे। जैव संगठन का सही क्रम क्या है? ए, जीव, ऊतक, कोशिकाएं, अंग और अंग तंत्र। बी, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव। देखिए, सबसे पहले कोशिका होगी, उससे कोशिकाओं से क्या बनेगा? कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक को मिलाकर अंग बनता है, अंग को मिलाकर क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र होता है एक जीव में, तो उससे जीव का निर्माण होता है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले कोशिका सेल्स, सबसे छोटी इकाई हम बोलते हैं ना, जो शरीर की, पूरे जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती? सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती। कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और जीव। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है? केवल जो सूर्य का प्रकाश आता है ना, प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं, केवल 1 से 2% भाग ही उपयोग में आता है। लगभग 1 से 2%। 10 से 12 नहीं है, 50 से 60 तो बिल्कुल नहीं है, 20 से 25 भी नहीं। कितना है? 1 से 2। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता कितनी होती है? अनुचुंबकीय, 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर या 1 से बहुत अधिक। अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता क्या होती है? 1 से अधिक होती है। अगला सवाल है, एक पिंड 10 मिनट में 62 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 तक चलता है, अगले 10 मिनट में 42 में ठंडा हो जाता है, तो वातावरण का तापमान कितना है? देखिए, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे वातावरण का तापमान कितना आ जाता है? 26 आ जाता है। चलिए, आगे हम देखते हैं वर्ष 2024 में, लास्ट है हमारा ये वर्ष 2024 का। इसके बाद ये सेशन हम एंड करेंगे, साइंस का जो हमारा सेशन चल रहा है।
2024 में जो भी साइंस से सवाल आए हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। रतौंधी, रतौंधी आप हर बार देख रहे हैं। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों से रातों में दिखाई नहीं देता, ये होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम का प्रकार होता है A80S, B70S, C60S या D50S। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें राइबोसोम होता है 70S प्रकार का। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से प्रकार का होता है? 80S प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, कथन दिया हुआ है, सही कौन सा है ये जानना है, देखते हैं। पहला है, कुछ कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करती जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाती है। सही बात है ये। G0 अवस्था मेटिजन एवं क्या हो जाएगा आपका, ऊर्जा समृद्ध यौगिकों की अनुपलब्धता के कारण होती है। ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है और सही व्याख्या की गई है। चलिए, कोशिका को प्रथम बार किन्होंने खोजा था? ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल से। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहली बार। सेल्स की खोज किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कॉलम ए को बी से मिलाना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। देखते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादक, पहले उत्पादक जो कि सौर ऊर्जा से सकल कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन करते हैं। द्वितीयक उत्पादक कौन हो जाएंगे? जो उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर होती है। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं उत्पादक। और आहार जाल क्या होता है? खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। मूविंग ऑन, निम्न में से किस किंगडम में परिभाषित सीमाएं नहीं है? कोई परिभाषा ही नहीं है। ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फफूंदिया प्लांटी। देखिए, प्रोटिस्टा जो होती है इसकी इतनी स्टडी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये क्या होते हैं, कोशिकी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो ये इतने डिटेल से इनको परिभाषित नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्दियों की सुबह मार्शल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में, मार्बल टाइल्स जो होती है वो ठंडी होती है लकड़ी की तुलना में, क्योंकि लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। बी, पॉलिश किया जाता है जबकि लकड़ी की टाइल्स में पॉलिश नहीं किया जाता, पॉलिश का नहीं लेना देना है। प्रतिबिंब करती है, ये भी गलत है। ऊष्मा का कुचालक क्या हो जाएगा हमारा, लकड़ी की टाइल्स की तुलना में जो मार्बल की टाइल्स है वो ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। लकड़ी को ऊष्मा के कुचालक के नाम से जाना जाता है ना, इसलिए इस पर क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता। पवन ऊर्जा क्या है? एक अंतरायिकी ऊर्जा है। बी, दूरस्थ और पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी है। सी, मौसम पर निर्भर करती है। डी, स्वच्छ ऊर्जा है। देखिए, आंतरायिकी ऊर्जा ये तो सही है, दूरस्थ और पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी होती, मौसम पर इसका कोई लेना देना नहीं, स्वस्थ ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। चलिए, निम्न में से सबसे सरल प्रकार की गति कौन सी होती? देखिए, नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सरल रेखीय गति सबसे सरल गति होगी। गर्म पिंड में ठंडे पिंड से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ए चालन, बी प्रेरण, सी संवहन या डी विकिरण। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। बाकी सबका डेफिनेशन इधर दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए, ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कारण क्या है कि विभिन्न प्रणाली जिसके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है वे चालन, संवहन और विकिरण है। ऊष्मा के प्रवाह की ये जो प्रणालियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण, ये सही है, लेकिन सदैव ऊष्मा का प्रवाह बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु में हो ये ज़रूरी नहीं है। तो कारण तो सही है लेकिन कथन क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, कथन गलत है किंतु कारण क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। चलती ट्रेन में खड़ा यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिरता है।
यात्री के गिरने का कारण क्या है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी यात्री के पैर और फर्श के बीच घर्षण बल, सी वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व, या डी मांसपेशियों पर बल। वेग में जब परिवर्तन होता है तो इसके कारण जड़त्व। ये हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम के नाम से जिसे जाना जाता है, कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान में, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अब ब्रेक क्या हुआ? बाह्य बल हुआ, तो वो क्या हुआ? अचानक से गिरा। चलिए, स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय छड़ स्थिर अवस्था में कैसा रहता है? ए उत्तर दक्षिण दिशा में, बी पूर्व पश्चिम में, सी उत्तर पूर्व में, या संयोग किसी से। देखिए, जो भी चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकता है वो नॉर्थ साउथ में होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। चलिए, वस्तु कथन दिया हुआ और कारण देखते हैं। ए वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी है, ठीक है। कारण क्या हो जाएगा? इसे वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक मापा जाता है। क्या हो जाएगा? कथन भी सही है, वस्तु की जो दूरी है वो लेंस से वस्तु की दूरी, इसे वस्तु के लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक मापा जा सकता है। दोनों सही और सही एक्सप्लेनेशन है। वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, अवतल दर्पण है ना, ये देखते हैं। चलिए, सी से अगर परे है वस्तु तो F और C के बीच बनेगा। अगर C पर है वस्तु तो C पर ही बनेगा। C और F के बीच है वस्तु तो C से आगे बनेगा, और F पर है, अगर F पर है कोई भी तो अनंत पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, बड़ा होता है, आभासी और बड़ा होता है, और क्या होता है? छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता है। चलिए, इकाई समय में संपीड़न और विरलन की संख्या कौन बताता है? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम और पिच। ये क्या है? डेफिनेशन है आवृत्ति का, इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या। डैश वजह से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकती है? उच्च आयाम, उच्च ऊर्जा, उच्च आवृत्ति या उच्च गति। किसकी वजह से? उच्च ऊर्जा की वजह से। अगला है हमारा 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा रही, तो दो टर्मिनलों के बीच अंतर कितना होगा? 20 वोल्ट का होगा। 20 वोल्ट से होगा अंतर, तो कितना होगा? 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। चलिए, दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान करें। देखिए, इसमें से प्रतिरोध कौन सा है, संधारित्र कौन सा है, डायोड कौन सा है, ट्रांजिस्टर कौन सा है? ट्रांजिस्टर इनमें से कौन सा है? देखेंगे, ये है 3 जहाँ पे पिन लगे हुए हैं। अगला है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध आपका ये देखा होगा आपने ऐसा चित्र। संधारित्र कौन सा है? ये जो ठीक इसके सामने है। डायोड कौन सा है आपका? ये जो बीच में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 4 1 3 एंड 2। मूविंग ऑन, कौन सा संयोजक एक सर्किट दिखाता है जहां प्रत्येक बल्ब में बहने वाली धारा x पर बहने वाली धारा के समान होगी? देखिए, इनमें से x पर बहने वाली धारा के समान, प्रत्येक धारा अगर समान है तो वो 4th में है, तो क्या हो जाएगा? केवल 4th में बताता है। चलिए, अगला है कथन दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट है। लेजर लाइट अत्यधिक दिशात्मक होती है। लेजर लाइट दांतों को सफ़ेद करने के उपकरण में उपयोग की जाती है। देखिए, दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का लेना देना नहीं। दिशात्मक तो ठीक है, सफ़ेद करने में उपयोग की जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सही दोनों है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 भागों में काटा जाता है। इन हिस्सों को समानांतर में जोड़ा जाए तो संयोजक का समतुल्य प्रतिरोध R बाई R क्या होगा? 5 टुकड़ों में काटा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। चलिए, देखेंगे अगला,
इमली, इमली क्या होता है, इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चूने में क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कपड़े धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा, 1 का सी हो गया, 2 का ए हो गया, 3 का डी हो गया और बी। चलिए, नींबू के रस में क्या होता है, H प्लस आयन अधिक OH माइनस कम, OH आयन अधिक नहीं होता है, H प्लस आयन बराबर भी नहीं होगा, केवल H प्लस नहीं, क्या होता है, H प्लस आयन अधिक होता है और OH माइनस कम होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन 39 ये जो 19 आपको पोटेशियम में 39 परमाणु के लिए सत्य है। इनमें 39 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 39 न्यूट्रॉन नहीं है, 39 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में 39 प्रोटॉन नहीं, परमाणु में क्या है, 19 प्रोटॉन है। चलिए, दंत क्षय का कारण लार के पीएच का क्या होता है, 6.5 होना, 7 होना, 5.5 से कम होना या 7.5 से कम होना। एसिडिटी जब बढ़ेगी तो दांत क्या होगा, क्षय होगा। तो एसिडिटी 5.5 से कम होने पर होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 149। 2PbO जो कि सॉलिड स्टेट में प्लस सी वो भी सॉलिड स्टेट में 2Pb सॉलिड और CO2 का निर्माण करता है। अब इसके लिए देखेंगे, शीशे का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। मूविंग ऑन, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेशन का, साइंस के सेशन का। कथन 1 और कथन 2 देखते हैं। एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में 1 से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं, इसके घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। सही है ये, कोई भी अनुपात में वो मिश्रित होते हैं और 1 से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं। चीनी एक समजाती मिश्रण है, करेक्ट है। तो क्या हो जाए, चीनी समजाती मिश्रण नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। चलिए, यहाँ पे हमारा साइंस का सेशन कंप्लीट होता है। हमने वर्ष 2012 से 24 तक पूरे सवाल देखने की कोशिश की, जितना इस शॉर्ट टाइम पीरियड में हो सकता था, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जब अगला CTET दें, जो कि अभी थोड़ा समय, तो पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ें और ये प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया लग होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।